मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप सभी के लिए मददगार साबित हुए होंगे। साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग पे जिसका एड्रेस है @topics उसमें भी डेली अपने पोस्ट डालती हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे, और डेली मेरा एक पोस्ट होता है जीके अपडेट करके। मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करती हूँ या जितने भी मेरे पोस्ट होते हैं मेरे ब्लॉग पे, मैं प्रयास यह करती हूँ कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या जितने भी आंसर्स पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनका समावेश मैं इसमें कर सकूं। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है कोल विद्रोह, जो झारखंड में हुआ था और यह 1831 से 32 ईस्वी तक चला था। यहाँ पे यह कहा जा सकता है कोल विद्रोह के विषय में, या इसकी जो विशेषता रही थी कि यह पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक विद्रोह हुआ था, जो भू राजस्व व्यवस्था रही थी या यहाँ पे जो उन लोगों का मूलभूत संरचना रहा था उसके खिलाफ जो हस्तक्षेप किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, आवाज उठाई गई थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख जो लीडर्स रहे थे, तो वह थे बुद्धू भगत, जोआ भगत, भीमराव मानकी, सुई मुंडा और भीमराव मानकी। यहाँ पे यदि बात किया जाए कि किन किन जनजातीय लोगों के द्वारा या किन ट्राइब्स के द्वारा इस विद्रोह में शामिल हुआ था या किन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, तो ये है मुंडा, उरांव और हो। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं क्षेत्र को लेकर के कि आखिर में झारखंड के किन क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रसार रहा था, तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि यह छोटा नागपुर खास, सिंहभूम, पलामू, मानभूम में इसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पे यह भी एक जो है विषय पे ध्यान देना या आकृष्ट करना चाहूंगी आप लोगों का कि जो हजारीबाग का क्षेत्र रहा था वहां पे इस विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था, और वह शायद इसलिए था क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को रखा गया था और कोल विद्रोह वहां पे नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं कि अन्य और कौन जनजातीय लोग थे जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि चेरो एवं खरवार ये भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि आखिर में क्या क्या कारण रहे थे जिसके वजह से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे यह देखा जा सकता है कि इस विद्रोह के पीछे हम कह सकते हैं कि बेसिकली आवाज उठाया गया था शोषण के खिलाफ, या वो जमींदार रहे हो या महाजन और साहूकार हो या बाहरी लोग हो और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। अब मैं आपसे एक एक करके यहाँ पे जो इसके प्रमुख कारण रहे थे इस विद्रोह के उसके विषय में चर्चा करूंगी। जो फर्स्ट वजह या कारण रहा था या कॉज रहा था कोल विद्रोह का, वह रहा था स्थानीय शोषण। अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि कंपनी शासन के विरोध में, और न यह आपका राष्ट्रीय आंदोलन था इसका स्वरूप, या सिर्फ कहा जाता है कि कोल विद्रोह जो रहा था उसका स्वरूप जो था वह स्थानीय रहा था। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि यह जो आंदोलन था न वो कंपनी शासन के खिलाफ था, ना ही कोई ये राष्ट्रीय आंदोलन था, यह स्थानीय आंदोलन रहा था जो कि शोषण के खिलाफ एक आवाज उठाई गई थी, जो हम लोगों को विद्रोह के रूप में हमारे समक्ष आता है। दूसरा जो कारण रहा था वह रहा था अंग्रेजी जो प्रभाव था वह। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो अंग्रेजी सरकार थे उनका बहुत अधिक हस्तक्षेप या उनका प्रभाव जितने भी जो झारखंड के क्षेत्र रहे थे वहां पे इसको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जितने भी जो सरकारी दस्तावेज हैं वह भी यह बताता है कि जो कोल विद्रोह हुआ था वह अंग्रेजी सरकार के शोषण के खिलाफ ही एक आवाज उठाया गया था और विद्रोह भी इसी वजह से हुआ था। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह यह रहा था कि करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी, या फिर हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि राजस्व नीति का बदलाव जो अंग्रेजों के अधीन हुआ था झारखंड के क्षेत्र में, उसी के खिलाफ यह आवाज उठाई गई थी या यह विद्रोह हुआ था, जिसमें कि करों का बहुत अधिक बढ़ोतरी भी हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी माल गुजारी को लेकर के कि वो किस तरह से बढ़ा था। तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो माल गुजारी है वह 1818 में जो 9,000 रुपये थी वह बढ़ करके 1830 ईस्वी में 33,266 रुपीज हो गई थी, जो कि हम देखते हैं कि 12 गुना बढ़ गया था। तो यहाँ से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि शोषण जो था राजस्व वसूली को लेकर के
जितने भी जनजातीय लोग थे उन पे बहुत अधिक बढ़ गया था। नेक्स्ट जो प्रमुख कारण रहा था इस विद्रोह के होने का, वह रहा था कि जंगलों में प्रवेश को रोकना। जैसे कि थॉर्टन एंड मिल नाम के एक हैं इतिहासकार ऑथर, उनका यह कहना है कि यह विद्रोह जो हुआ था वह जंगल कानून के पुनर्स्थापना के लिए किया गया था। अब यहाँ पे यह समझना होगा कि आखिर में जंगल कानून के पुनर्स्थापना के लिए क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगातार यह देखने को मिलता है कि जब से उपनिवेशवाद झारखंड में भी बढ़ा था अंग्रेजों सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे जितने भी जंगल थे वहां पर कानून बनाना प्रारंभ किया गया था कंपनी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ जंगलों में हस्तक्षेप उनका प्रारंभ हो गया था। जितने भी संसाधन थे उस पर अपना अधिकार ब्रिटिश सरकार जमाना चाह रही थी, परंतु इसके लिए जो जनजातीय लोग थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जंगलों पर उनका एक अधिकार है और जितने भी संसाधन हैं वो उन्हीं के हैं। और यहाँ पे यह भी देखना होगा कि जो पर्व त्योहार है जितने भी जनजातीय लोगों का, वो जंगलों से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जंगलों पर अंग्रेजी सरकार का जो हस्तक्षेप हो गया था उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे जनजातीय लोग। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह था बेकारी का। अब यहाँ पे यदि हम बेकारी के विषय में बात करते हैं तो जितने भी बाहरी लोग थे, साहूकार, महाजन, जमींदार या अंग्रेजी सरकार, सभी के द्वारा हम देखते हैं कि जनजातीय लोगों से बेगारी करवाया जाता था। जमींदार जो थे वो अपने खेतों में बेगारी करवाते थे और अंग्रेजी सरकार जो थी वो जहाँ रेल लाइंस बिछाई जा रही थी उन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों का शोषण किया जाता था और उनसे बेगार भी करवाया जाता था। यहाँ पे हम लोगों को यह जरूर कहा जा सकता है कि जो जनजातियों का पहले स्थिति कमियों का रहा था, उसके जगह पे हम जो खेतिहर लोगों का रहा था उसके स्थान पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो परिवर्तित होके कमी के जैसा हो गया था। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह था साहूकार और महाजन के खिलाफ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि साहूकार और महाजन ये दोनों ही शोषण किया करते थे जनजातीय लोगों का। जो ऋण प्रदान करते थे साहूकार या महाजन, उनसे बहुत अधिक ऋण के एवज में भारी सूद वसूला जाता था। बहुत अधिक 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके भी जो है सूद उसको रखा जाता था, जिसके वजह से कितने बार हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जनजातीय लोगों की जो जमीन थी वो छिन जाती थी और जहां पे जो इनका हमेशा से स्थान रहा था या कृषि जो उनका मुख्य साधन रहा था आर्थिक तौर पे या अर्थव्यवस्था के तौर पे हम देखते हैं, वह उनसे छिना जा रहा था। नेक्स्ट जो कारण रहा था कोल विद्रोह के होने का वह रहा था परहा सिस्टम। परहा सिस्टम है या परहा व्यवस्था जो है जिसमें कि जो गांव का चुना हुआ या गांव के द्वारा ही जो चुने हुए होते थे मुखिया या प्रधान, उसी को हम परहा कहते हैं और उसके पास पूरा अधिकार होता था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानूनी फैसले करने के लिए और गांव के जितने भी अन्य मामले थे उसको नियंत्रित करने के लिए। परंतु यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सरकार ने परहा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। न्यायालयों की स्थापना की गई थी और जितने भी न्यायालयों की स्थापना हुई थी वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में किया गया था, जहां पे जनजातियों को आना जाना बहुत खर्चीला हो गया था। भ्रष्टाचार भी वहां पर था, जिसके वजह से दोहरा शोषण झेलते थे जनजातीय लोग और ये खर्चीला होने की वजह से और दूसरा न्याय भी जिस प्रकार का होना चाहिए था वो नहीं मिलता था जनजातीय लोगों को। यहाँ पे ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी फौजदारी और दीवानी मामले थे सभी को एक समान, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक समान नियम के तहत उसकी सुनवाई होती थी और फैसले सुनाए जाते थे, जो कि जनजातीय लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह था आबकारी कर का। अब यहाँ पे हम लोग यह देखते हैं कि झारखंड में जिस समय में अंग्रेजी सरकार यहाँ पे आई थी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, उस समय झारखंड में नागवंशियों का शासन रहा था। जितने भी कर व्यवस्था हो या राजस्व की जो वसूली होती थी वह नागवंशीय शासकों के अधीन ही रहा करती थी। परंतु हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जगन्नाथ शाह जो इसके पहले आबकारी कर वसूला करते थे उसको दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा करीम अली नामक एक व्यक्ति को, और ये जब से कर वसूलने लगा था आबकारी कर को, जगन्नाथ शाह की स्थिति या आर्थिक स्थिति हम कह सकते हैं कि वो बिगड़ने लगी थी, या फिर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जगन्नाथ शाह का जो वर्चस्व रहा था झारखंड के क्षेत्र में उसमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो नागवंशीय लोग थे या जो शासक रहे थे उनको भी ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप झारखंड में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो हड़िया है
जनजातीय लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, पूजा पाठ में भी इसकी प्रयोग की जाती है। इस पे भी आबकारी कर लगा दिया गया था, जिसे हम पतचुई के नाम से जानते हैं। यह कर 1824 में लगाया गया था और इसके खिलाफ जितने भी जनजातीय लोग थे और इस कर को देने के लिए तैयार नहीं थे, और यह भी एक कारण रहा था कोल विद्रोह के होने का। नेक्स्ट जो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि जो कारण रहा था कोल विद्रोह के होने का, वह था पुलिस प्रशासन। इसके पहले जब अंग्रेजी सरकार का झारखंड में स्थापना हुआ था, इसके पूर्व हम लोगों को देखने को मिलता है कि 1809 से ही जितने नागवंशी शासक रहे थे, वो ही जितना पुलिस व्यवस्था था उसकी देखरेख किया करते थे। यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है, परंतु जो अंग्रेजी सरकार थी वो मीर दरोगा नाम के अधिकारियों की यहाँ पे नियुक्ति कर दिया था झारखंड के क्षेत्र में, जो कि नागवंशी शासकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जितने भी पुलिस व्यवस्था पे जो खर्च होती थी वह भी नागवंशी शासकों को ही करना पड़ता था। तो यहाँ पे एक दोहरा हम कह सकते हैं कि मार नागवंशी शासक भी झेल रहे थे। एक तो पुलिस व्यवस्था उनके हाथ से छिन गया था, जो कि उनके सम्मान को कम करने वाला था। दूसरी ओर पुलिस व्यवस्था को बनाने के लिए जो खर्च हो रहा था उसका भी हम कह सकते हैं भार नागवंशी शासकों को उठाना पड़ रहा था। और यहाँ पे नागवंशी शासकों में बाद में भी हम लोग देखते हैं कि जो राजा गोविंद शाह थे, जो यहाँ नागवंशी शासक, उनको भी जितने भी दंड अधिकार थे इनसे छीन लिए गए थे। तो जितने भी कोल विद्रोह के समय में हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि जितने भी पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में जो अधिकार रहा था वह नागवंशियों से छीन गया था, और कहीं ना कहीं ये भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही खड़े रहे थे। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि राजा जगन्नाथ शाह के शक्ति के विषय में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि इसके शक्ति में भी बहुत कमी देखने को मिलता है। 21 अप्रैल 1827 को एस.टी. कथवर्थ नाम के जो थे अधिकारी, उनके द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि किस प्रकार से जगन्नाथ शाह के वर्चस्व में या उसके प्रभाव में कमी की जाए। इसकी पूरी अनुशंसा कथवर्थ के द्वारा की गई थी। यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं कि साधन थे उसके आर्थिक तौर पे नागवंशीय शासकों का, सब पे अंकुश लगाया गया था, और यहाँ जो स्थिति रही थी नागवंशों की वह बिल्कुल अपमानजनक स्थिति में आकर के पहुंच गई थी, जो कि नागवंशी शासकों को बिल्कुल भी, स्पेशली जगन्नाथ शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट जो हम देखते हैं जो कारण रहे थे वह यह रहा था कि जो नागवंशी शासक थे उनसे जितने भी राजस्व के अधिकार थे या कर वसूलने के जितने भी अधिकार थे वह उनसे छीन लिए गए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि नागवंशी शासकों के जितने भी अधिकार रहे थे कर व्यवस्था को लेकर के या राजस्व नीति में बदलाव के साथ में जितने भी अधिकार रहे थे नागवंशी शासकों का, वह उनसे छीन लिया गया था। 1828 ईस्वी में हम देखते हैं कि कर वसूलने से जितने भी नागवंशी शासक थे उनको उनसे रोका जाने लगा था। और इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी जनजातीय लोग थे उनका और अधिक शोषण भी बढ़ता चला गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एक और प्रमुख कारण रहा था कोल विद्रोह का, वह जमींदार वर्ग का रहा था। या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जमींदार वर्ग को भी अंग्रेजी शासन जब से झारखंड में प्रभावित होना प्रारंभ हुआ या उनका प्रभाव यहाँ इन क्षेत्रों में बढ़ने लगा, हम यह देखते हैं कि अंग्रेजी जो है सरकार वह कर वसूलने का काम खुद ही करने लगी थी, जिस वजह से जमींदारों की स्थिति भी बहुत अधिक कमजोर हो गई थी। माल गुजारी नहीं देने पर यदि कोई जमींदार को अधिकार दिया जाता था कि कर वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देने के लिए, अगर वो नहीं दे पाता था जमींदार, तो जो उसके पास में जमीन या जागीर होती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो जमींदारों के साथ में भी व्यवहार अंग्रेजी सरकार के तरफ से हो रहा था या उनके द्वारा जो किया जा रहा था, यह भी एक कारण बना था कोल विद्रोह के होने का। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो कारण रहा था वह कृषकों का या रैयतों का रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत अधिक कर के बढ़ोतरी के साथ में जितने भी कृषक थे उनकी जमीन भी छीन जा रही थी उनसे, उनको ऋण भी लेना पड़ रहा था, और साथ ही साथ जो उनका स्थिति था एक रैयत का या किसान का, उसे बदल करके वो कमी के तौर पे जाने लगे थे। इसके अलावा बहुत अधिक हम देखते हैं कि कर अन्य भी जो था वो लादा जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो उनका हड़िया था उस पर भी कर लगा दिया गया था, जिसे हम पतचुई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी अन्य कर लगाए गए थे, जैसे कि गुनाहगारी कर, सलामी कर और अफीम कर। ये कर भी जितने भी कृषक थे
उन पर लादे गए थे, जो कि कृषकों की स्थिति को और दयनीय या खराब बनाने का कार्य किया था। नेक्स्ट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि कारण रहा था इस विद्रोह का होने का, वो रहा था स्त्रियों के साथ में व्यवहार। यहाँ पे सोनपुर परगना में हम देखते हैं कि जो भी स्त्रियां लोहा बेचने वहां जाती थी, लोहा के एवज में, खरीदने के एवज में जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था बेचने के बाद, वो नहीं मिलता था, और साथ ही साथ उनके साथ अपमानजनक या खराब व्यवहार भी किया जाता था, जिस वजह से जितने कोल विद्रोह में शामिल होने वाले जनजातीय जो थे वह आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिए थे, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों के सम्मान की भी बात आ गई थी, उनके साथ में भी खराब व्यवहार होने लगा था। जो बाहरी लोग थे उनका प्रवेश हम देखते हैं कि झारखंड में 19वीं शताब्दी से ही होने लगा था। बहुत सारे बंगाली और बिहारी जो थे वो आ करके झारखंड में बसने लगे थे। इनके द्वारा भी जितने भी कोल, या हम कह सकते हैं कि जितने जनजातीय लोग थे, उनके खिलाफ खराब व्यवहार या उनका शोषण किया जा रहा था, जिसके वजह से जितने भी हम कह सकते हैं जनजातीय लोग इसके खिलाफ हो गए थे। और इसी के समय से हम लोगों को जो दिक्कू शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। जो तत्कालिक कारण रहा था वह यह रहा था कि सोनपुर परगना में जो सिंह राय मानकी, जो प्रमुख नेता भी थे कोल विद्रोह के, इनसे 12 गांव छीन करके सिख समुदाय को दे दिया गया था, और इनकी जो 2 बहनें थी उनके साथ में गलत व्यवहार भी किया गया था। साथ ही साथ हम लोगों को यह भी उल्लेख मिलता है कि सुगना मुंडा, जो प्रमुख नेताओं में से रहे थे कोल विद्रोह के, उनकी पत्नी को उठाकर ले गया था जफर खां। इसी के साथ तमाड़ में जब वहां लंका में ग्राम सभा बुलाई गई थी विंदराय मानकी के साथ के द्वारा, तो इनके साथ में भी बहुत खराब व्यवहार किया गया था। और इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि खुदाबख्श जमादार और जगन्नाथ एवं मासूम नाम के जो सिपाही थे, ये भी स्त्रियों के साथ में गलत व्यवहार करते थे, उनका शोषण करते थे, जिस वजह से एकजुटता हम लोगों को देखने को मिलती है कि जितने भी नेता थे वो एक साथ सामने आए थे, और जिसका परिणाम हम कह सकते हैं कि कोल विद्रोह रहा था। क्योंकि यह विद्रोह अधिक हम कह सकते हैं कि स्थानीय रहा था, इसलिए अधिक से अधिक जितने जनजातीय लोग थे वो इस विद्रोह के साथ में जुड़ सके थे। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे जे कोल विद्रोह के क्या परिणाम रहे थे इसकी चर्चा करूंगी। थैंक यू।